हेलो, नमस्कार। आप कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे, भले होंगे। पिछले साल की भांति 2027 में भी हम अपना बैच जो है चालू कर रहे हैं यूपी बोर्ड की तैयारी का। और इस बार यूपी बोर्ड की सभी क्लासें हमारे चैनल पर चलेगी, 5 से 12 तक की। तो ये देखिए, बोर्ड परीक्षा 2027 10 और 12 के लिए पर्सनल चालू होगी, जिसमें से मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ कक्षा 12 की फिजिक्स। ठीक है, कक्षा 12 की फिजिक्स है। चैप्टर का नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, कूलाम का नियम। ठीक है, तो इसमें लेक्चर 1 में हम चर्चा करेंगे। इसके बाद एक दो और लेक्चर आएंगे, दो तीन तीन या चार लेक्चर में एक चैप्टर कंप्लीट होगा। ठीक है। जो रास्ता शुरू में कठिन होता है, असल में वही रास्ता आगे चलकर सबसे आसान लगने लगता है। फिर से सुनना कि जो रास्ता शुरू में कठिन होता है, ठीक है, जो रास्ता क्या है, शुरू में कठिन होता है, असल में वही रास्ता क्या होता है, बाद में आसान लगने लगता है। ठीक है। तो आइए, शायद बहुत से बच्चों के मन में जो है फिजिक्स को लेकर के डाउट बना रहता है कि फिजिक्स भौतिकी बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है। बाकी ऐसा नहीं है। ठीक है, इसमें देख लेना आप, क्योंकि एकदम बेसिक से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एकदम बेसिक से। आइए जरा चलते हैं। सबसे पहले आपकी जो इकाई 1 है, स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी में हम जो पढ़ेंगे, स्थिर वैद्युतिकी, वो स्लाइड हमारी चली गई। ये स्लाइड से शुरू करते हैं। स्थिर वैद्युतिकी, देखिए क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी। इसके अंतर्गत हम इसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश या रुके हुए आवेश के गुणों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, जो आपकी यूनिट है, सबसे फर्स्ट यूनिट है आपकी, क्या है ये? स्थिर वैद्युतिकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो स्थिर वैद्युतिकी भौतिक विज्ञान की वह इकाई है जिसके अंतर्गत हम स्थिर आवेश या रुके हुए आवेशों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, और इसमें आपके 4 चैप्टर आते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत कितने? 4 लेसन आते हैं। ठीक है, 4 चैप्टर आते हैं। फिर 5वें चैप्टर से आपका वैद्युत चालन स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आपका आवेश क्या है? चलने लगेगा। ठीक है, तो आइए इस चैप्टर का हम क्लियर करते हैं। तो आवेश की खोज, आवेश की खोज, आवेश की खोज आज से
लगभग 2500 वर्ष पहले यूनान के एक दार्शनिक थेल्स ने की थी। उसने कैसे की थी? उसने देखा था अंबर नामक पदार्थ को। कौन सा पदार्थ था? अंबर नामक ये पदार्थ था, ठीक है। इस पदार्थ को रगड़ा था उसने। कैसे रगड़ा था? ऊन से। कैसे रगड़ा था उसने? ऊन से। तो अंबर नामक पदार्थ को उसने जब ऊन से रगड़ा तो उसने देखा कि अंबर नामक पदार्थ की जो छड़ है वो छोटे छोटे आवेशों, छोटे छोटे टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करती है, ठीक है। तो आवेश की खोज किसने की? थेल्स नामक दार्शनिक ने की थी, जो कहाँ का रहने वाला था? यूनान का रहने वाला था, ठीक है। आगे देखिए, वैद्युत आवेश। ये है क्या आवेश? जो आवेश है, आवेश वह वैद्युत गुण है, वह वैद्युत चुंबकीय गुण है जो अन्य वस्तुओं पर क्या है? वैद्युत बल आरोपित करता है। वैद्युत बल आरोपित करता है, ठीक है। वस्तुओं पर क्या है? वैद्युत बल आरोपित करता है। ठीक है। अगली हेडिंग फिर से इसे समझ लीजिए। इधर लिखिए, आवेश वह वैद्युत चुंबकीय गुण है जो अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करता है, ठीक है। फिर अगली हेडिंग देखते हैं, वैद्युत आवेश के प्रकार, ठीक है। तो 1600 ईस्वी में लगभग एक इंग्लैंड का जो साइंटिस्ट आता है, जो क्या है, एक चिकित्सक भी था और दार्शनिक भी था। उसका नाम है डॉक्टर हांगबो गिलबर्ट, जो इंग्लैंड के शाही परिवार का डॉक्टर था। उसने प्लास्टिक की छड़ को रेशम से रगड़ा और ऐसे ही रगड़ करके उसने देखा कि प्लास्टिक की छड़ आपस में एक दूसरे को दूर भगाती हैं और वैसे रेशम का टुकड़ा भी आपस में उनको दूर भगाता है। और जैसे ही प्लास्टिक की छड़ और रेशम को लाते हैं तो आपस में क्या करता है? पास में खींचता है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला था कि वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है। क्या होता है? आवेश दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है, ठीक है। नंबर एक आपका
धन आवेश और नंबर 2 है आपका ऋण आवेश। धन आवेश और दूसरा है ऋण आवेश। ठीक है, बराबर स्क्रीन में दिख रहा? ठीक है। तो आवेश कितने प्रकार का होता है? आवेश 2 प्रकार का होता है, पहला धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश। नेक्स्ट चलते हैं। तीसरी हेडिंग है इलेक्ट्रॉन सिद्धांत। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता अथवा कमी के कारण ऋण तथा धन आवेश। आइए जरा मैं क्लियर करता हूं। देखिएगा, इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी। इलेक्ट्रॉन की कमी, देखिए बिल्कुल बेस से पढ़ा रहा हूं, यहीं से समझ लीजिए। धीरे धीरे हम आईआईटी और नीट और जो भी हैं फिजिक्स वगैरह के जो एग्जाम होते हैं, यही सब इसी से बेस तैयार होता है। तो हम कहेंगे कि अगर किसी भी पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो वो कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। कैसा आवेश होगा? ऋण आवेश होगा। ठीक है, ऋण आवेश। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉनों की कमी है किसी भी पदार्थ में, ठीक है, इधर देख लीजिएगा, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या है? आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी तो कैसा आवेश होगा? आपका धन आवेश होगा। ठीक है, धन आवेश होगा। क्यों होगा धन आवेश? क्योंकि हमारा इलेक्ट्रॉन जो क्या होता है? ऋण का होता है। ये क्या होता है? ऋण का होता है। तो आप लॉजिक लगा लीजिए कि जिसके पास ऋण वाला ज्यादा होगा वो ऋणात्मक होगा, और जिसके पास ये ऋण वाला कम होगा वो क्या होगा? धनात्मक होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन की कमी धन आवेश। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अगली हेडिंग पर। वैद्युत आवेश का मात्रक। ठीक है, कूलाम। यहाँ पर लिखा ही गया है, वरना देखिए, आवेश का मात्रक, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम होता है। कूलाम होता है। ठीक है, इसे क्यू से, ठीक है, सही से लिख दीजिए आप क्यू। इसे क्यू से नहीं, सॉरी, सी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, आवेश क्यू को जो है कहाँ से प्रदर्शित करते हैं? सी से। ठीक है भाई, कूलाम को, ये क्या है? कूलाम को सी से। जरा यहाँ पर कंफ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि आपका आवेश जो है, देखिए
आवेश को कहाँ से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल क्यू से। वहीं पर उसके मात्रक कूलाम को कहाँ से दिखाते हैं भैया, स्मॉल सी से। ठीक है, स्मॉल वो कैपिटल सी से, सॉरी, ठीक है, कैपिटल सी से। याद रखना, आवेश को स्मॉल क्यू से और कूलाम को कैपिटल सी से। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, वैद्युतावेश का संरक्षण। ठीक है, इसमें जरा देख लीजिए वैद्युतावेश का संरक्षण। वैद्युतावेश का संरक्षण जरा देख लीजिए। आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यही आवेश वैद्युतावेश संरक्षण का नियम है। फिर से देख लीजिए, आवेश ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, इसे ही वैद्युतावेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, इसे ही आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। ठीक है, ये इसकी परिभाषा। फिर इसमें किया क्या जाता, फिर कैसे आवेशित हो जाती है भाई, मैंने पिछले में बताया कि अगर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो धनात्मक होगा और इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो क्या होगा, ऋणात्मक आवेश होगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग पर चलते हैं, मूल आवेश या फिर कहें आवेश की क्वांटम प्रकृति। इसे जरा देखते हैं। आवेश इस संसार में आवेश इस संसार में हमेशा स्मॉल ई का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, अर्थात हम कहें कि Q बराबर एन ई, क्या होता है, Q बराबर एन ई। ठीक है, Q बराबर एन ई, अर्थात दुनिया में कोई भी आवेश होगा, जैसे मान लीजिए कि ये पिंड है, इस पर आवेश जो है 5 ई है, दूसरा पिंड है इसमें 100 ई है। मतलब जान लीजिए दुनिया में कोई भी आवेश जो है हमेशा ई का ही पूर्ण गुणज होता है। ठीक है, पर आधुनिक साइंटिस्टों ने आधुनिक टाइम में इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड कर लिया है, पहले इसके बारे में और देख लेते हैं। फिर मूल आवेश इस छोटे आवेश
ई को ही क्या कहते हैं? मूल आवेश कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इस संसार में जितना भी आवेश है वो हमेशा ई का पूर्ण गुणज होता है, ई से छोटा कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, यहां भी लिख लीजिए कि ई से छोटा स्वतंत्र कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं, जरा कुछ जानकारी जान लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का ई होता है। ठीक है, जिसका मान होता है माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश उतना ही होता है लेकिन प्लस का होता है। ठीक है, प्रोटॉन पर आवेश इतना ही होता है बशर्ते कि चिन्ह बदले हुए होते हैं। ये माइनस का है और ये प्लस का होगा। ठीक है, अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? अल्फा कण पर आवेश जो होता है 2 प्रोटॉन के बराबर होता है, अर्थात 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। वो भी काहे का होता है? प्लस का होता है। 2 गुणे ई का मान 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम बराबर 16 दूना 32 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, देख लीजिएगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम, प्रोटॉन का आवेश प्लस का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ठीक है, अल्फा कण का आवेश 3.2 गुणे 10 की घात माइनस का 19 कूलाम। ये काहे का होता है? प्लस का होता है। प्रोटॉन पर आवेश और इलेक्ट्रॉन पर आवेश मात्रा में समान होते हैं बट चिन्ह में विपरीत होते हैं। इलेक्ट्रॉन वाला माइनस का होता है और प्रोटॉन वाला प्लस का होता है। ठीक है, मैंने कहा था कि पिछले वाली स्लाइड में मैंने कहा था कि मूल आवेश को डिवाइड नहीं किया जा सकता। देखिए जरा, मूल आवेश का मान इतना कम है कि हम दैनिक जीवन में आवेश के क्वांटीकरण का अनुभव नहीं करते हैं। एक साधारण 100 वाट के बल्ब के तंतु में, किसमें? 100 वाट के, नॉर्मल 100 वाट के बल्ब के तंतु में 1 सेकेंड में, कितने में? 1 सेकेंड में लगभग 1 सेकेंड में लगभग 3 गुणे 10 की घात 18 मूल आवेश या इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे पर चले जाते हैं। सोचिए, इतना छोटा आवेश है कि 100 वाट के बल्ब के तार में, एक छोटे से तार में, एक छोटे से तार में 1 सेकेंड में 3 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजर चुके होते हैं। सोचिए कितना छोटा आवेश है। 10 की घात 18, हम कल्पना अरब खरब में जाएगा कि हम गिनते रह जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलिए, आवेश के क्वांटीकरण Q बराबर प्लस माइनस Ne को RA मिलिकन ने प्रयोग द्वारा स्थापित किया था। ये जो आपका फार्मूला है Q बराबर अर्थात Ne है। ठीक है, जो Q बराबर Ne है, इसको किसने खोजा था? मिलिकन ने, RA मिलिकन ने इसको खोजा था। क्या किया था? खोजा था या सिद्ध किया था? खोजा था या सिद्ध किया था? सिद्ध किया था। ठीक है,
सिद्ध किया था। क्लियर हो गया। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यही सवाल का मैं जरा सा न्यूमेरिकल किए ले रहा हूँ, एक न्यूमेरिकल बता देता हूँ। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जरा देखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे Q का मान है, दिया क्या है, Q बराबर 1 कूलाम है। E का मान हमें पता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। भाई N का मान हमसे क्या है, पूछ रहा है। ठीक है, चूंकि हमें पता है Q बराबर क्या होता है Ne, तो N बराबर क्या होगा Q अपान E। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, मान रख दीजिए, 1 है, E की जगह 1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19 है। इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे जरा, देखिएगा N बराबर 1/1.6 गुणे 10 की घात माइनस का 19। ठीक है, इसको ऊपर ले जाइए, 1 गुणे 10 की घात प्लस का 19 हो जाएगा बटे 1.6 हो जाएगा। दशमलव हटा दीजिएगा तो ये 10 हो जाएगा बटे 16 हो जाएगा गुणे 10 की घात प्लस का 19 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा। एक घात इससे ले लीजिए, एक 0 गुणे 10 की घात 18 कर दीजिए। दस की घात क्या कीजिएगा आप, 18 कर दीजिए। अठारह कर दीजिए बटे 100 हो गया। आप भाग देंगे, 16 छक्का 96, 4 16 दूना 32, 8 16 पंजे 80 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन पूरी स्क्रीन में आ रहा है, ना आ रहा होगा तो देखते हैं फिर। आधुनिक भौतिकी में देख लीजिए, कुछ जान लेते हैं कि आधुनिक भौतिकी में ऐसे कणों की खोज, यही मैं बता चुका हूं कि ऐसे कणों की खोज की जा चुकी है जो इलेक्ट्रॉन भी जिनसे बना है। देखिए इलेक्ट्रॉन किससे मिलकर बना है, क्वार्क से। काहे से बना है, क्वार्क्स से मिलकर बना होता है। इलेक्ट्रॉन भी क्वार्क से मिलकर बना होता है। और ये क्वार्क्स कितने टाइप के, 6 प्रकार के होते हैं क्वार्क्स। 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं देख लीजिएगा, माइनस का 1/3E। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, माइनस का 2/3E। और जो बाकी के 4 प्रकार के क्वार्क्स हैं इन्हीं के गुणज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि आधुनिक साइंटिस्टों ने, हाल ही के साइंटिस्टों ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को भी डिवाइड कर लिया है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन याद रखना ये क्या है, ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। स्वतंत्र अवस्था में केवल यही रह सकता है। ठीक है, ये स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसीलिए क्या है, ये मूल आवेश है। इसीलिए तो इसे मूल आवेश कहा गया भैया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कूलाम का नियम, आइए जरा कूलाम का नियम, एक महोदय आते हैं साइंटिस्ट जिनका नाम कूलाम, वो क्या करते हैं कि एक आवेश Q1 लेते हैं और एक आवेश Q2 लेते हैं, जिनके बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, ठीक है, अब वो परीक्षण करते हैं। जब कई बार परीक्षण करते हैं तो उन्होंने परीक्षण के माध्यम से एक नियम निकाला।
एक नियम निकाला, रिकॉर्ड हो रहा है कोई बात नहीं, एक नियम निकाला जिसे कूलाम का नियम कहा गया है। ठीक है, आइए जरा चलते हैं कूलाम का नियम। इस नियम के अनुसार दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक है, बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। जरा देखिएगा यहाँ पर प्रोपोर्शनल का निशान हटाएंगे तो बराबर का निशान लगाएंगे और यहाँ पर एक नियतांक स्मॉल k लाएंगे। ठीक है, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर उसी प्रकार। ठीक है, जहां अब यहाँ पर हम देखेंगे कि स्मॉल k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हम कह सकते हैं कि F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, यही आपका कूलाम का नियम है। ठीक है, यही आपका क्या है, कूलाम के नियम का फार्मूला है। ठीक है, याद रखना इसे, जहां पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, आइए जरा चलते हैं एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। देखिए एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान कितना होता है, 8.85 गुणे 10 की घात -12। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10 की घात -12। एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र जरा देखिए, एप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो एप्सिलॉन नॉट इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, इसको इधर लाइए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या होगा, 1/4 पाई F इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देख लीजिए Q1 Q2 का मान क्या होगा, मात्रक क्या होगा, Q स्क्वायर होगा,
बल का क्या होगा, न्यूटन होगा, और इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो इसका मात्रक होगा कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है, यही आपको चाहिए हो चाहिए हो। ठीक है, क्लियर हो गया। आगे देखते हैं परावैद्युतांक की परिभाषा। ठीक है, परावैद्युतांक क्या होता है, निर्वात में बल बटे माध्यम